Hello friends, how are you? Welcome to Surendra Study Solution. Today we are going to discuss about your 12th class fundamentals of human geography. We have completed our chapter 1, 2, 4, 5. Now we will discuss about chapter number 6, secondary activity. What is secondary activities? जैसा कि हमारा ये वीडियोज हैं, इससे पहले वाली वीडियोज में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम सेकेंड एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे विद विजुअलाइजेशन मैथडोलॉजी। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके जो एमसीक्यूज हैं और जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं या शॉर्ट हैं तो वो एक अच्छे तरीके से आप उनके बारे में पॉइंट्स डिस्कस करके लिख सकते हो जब आपके सामने एक पिक्चर बन जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जो मैक्सिमम जो डाउट्स बनते हैं इस चैप्टर से वो बनते हैं कि जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, वो टाइप्स में डिवीजन करते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी होती क्या है। तो सेकेंड एक्टिविटी मीन्स जो हम बात करते हैं इंडस्ट्री जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। द लिटरली मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाई हैंड बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स the conversion of raw material into more useful and valuable fabricated articles with the help of machines. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्टार्टिंग में होता क्या था, मेक बाई हैंड। अगर हम कुछ वस्तुएं घर पे जैसे स्वेटर बुनती हैं महिलाएं घर में, तो वो मेक बाई हैंड्स, वो एक मैन्युफैक्चरिंग है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन आज के दौर को देखते हुए अगर हम देखें तो जो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ज कर रहे हैं यूजफुल वैल्यू के अंदर, जिससे हम काफ़ी सारा प्रोडक्ट बना के महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे यहाँ पर एक लाइक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉटन है, कॉटन को हमने जो थ्रेड बनाया गया, केमिकल्स को यूज किया गया, क्लॉथ बनाया गया, क्लॉथ के बाद फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स ऐड करके उसकी क्वालिटी को जनरेट किया गया, तो डिफरेंट क्वालिटी का जो हमने कॉटन तैयार किया। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप देखेंगे काफी सारी इनपुट कॉस्ट यूज की गई है, मशीनों को यूज किया गया है, तो इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं। These are geographically located manufacturing units that transfer raw material into finished goods for higher value for sale in local or distant markets. The term industry is comprehensive and can also be used in many secondary activities which are not carried on in factories like entertainment industry, tourism industry, etc. तो जैसा कि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ है कि मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं है। कि इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो कई बार आप देखते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सुनने को मिलता है, आपको टूरिज्म इंडस्ट्री सुनने को मिलता है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को सुनने को मिलती हैं। अब जो हम इस वीडियोस के अंदर क्लासिफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन ऑन बेस होगा क्या होगा, एक साइज, अकॉर्डिंग टू इनपुट या रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। कि भाई जो इंडस्ट्रियां होती हैं ना, हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे और बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा आपसे क्लासिफाई द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू साइज, तो आप यहाँ पर ये 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू आउटपुट और अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। आइए, हमने आपके विजुअलाइजेशन के लिए कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जहां पर आपको एक बड़ी क्लियरली तरीके से आपको पहचान हो जाएगी इंडस्ट्री की कैसे हमने क्लासीफाई किया है। तो जैसे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू साइज है, भाई इंडस्ट्री लार्ज स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, तो अकॉर्डिंग टू साइज कितने टाइप के आगे फर्दर स्लाइड्स में हम डिवीजन बताएंगे कौन से कैसे हो रहे हैं। सेकंड है आपका रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, थर्ड है आपका आउटपुट के अकॉर्डिंग और फोर्थ है आपका ओनरशिप के अकॉर्डिंग। तो इसी पे बेस्ड आपका ये पूरा लेक्चर है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपने क्लासीफाई किया इंडस्ट्री को 4 टाइप्स में, क्लियर है ये पॉइंट्स। इसके बाद बात करते हैं जो 4 टाइप्स हैं उसमें से फर्स्ट टाइप है जो साइज। अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो अकॉर्डिंग टू साइज इंडस्ट्री जो 3 टाइप से डिवीजन किया गया है। एक होती है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं जो आप अपने कॉटेज का मतलब होता है जैसे घर होता है, बोलते हैं ना कॉटेज होता है, घर होता है, हाउस होल्ड तो जैसे कुटिया होती है, ठीक है ना। अपने घर में बैठ के आप जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपने देखो जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं घरों में, या जो कुम्हार है मटका बनाता है, तो एक प्रकार से वो इंडस्ट्री कैसी है, कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें इनपुट कॉस्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बेसिकली अपनी नीड्स के लिए वो काम करते हैं। सेकंड होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब अगर वो थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट लगा दे तो थोड़ा लार्ज बेस पे थोड़ा सा एक्सपेंडेशन कर दे अपने बिजनेस को या अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग को, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल। फिर आती है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में काफ़ी सारी जो स्किल लेबर को यूज किया जाता है इंडस्ट्री
के अंदर काफ़ी सारा पैसा यूज किया जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं लार्ज स्केल, जो बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है। जैसे गाड़ियाँ बन रही हैं, ठीक है ना, मिनटों के हिसाब से ट्रैक्टर बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वो लार्ज स्केल पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज 3 टाइप से डिवीजन किया गया है। इसके बाद आता है इनपुट के अकॉर्डिंग, जो हम इंडस्ट्री की बात करें तो इनपुट के अकॉर्डिंग जो किया जाएगा, एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा, जैसे शुगर केन, शुगर बनाने के लिए, और कॉटन जो आपका कप क्लॉथ बनाने के लिए, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होंगे। मिनरल बेस्ड क्या होता है, जो मिनरल को यूज किया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल है, ऑयल को यूज करके हम जो पेट्रोलियम बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएंगे, ऐसी हैं। तो फिर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है, जैसे फर्टिलाइजर है, भाई किसानों के लिए यूरिया डीएपी बनाना, तो वो क्या है, केमिकल यूज करके उसको केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाएगा उनको, जो कौन कौन सी इंडस्ट्री जिसमें केमिकल यूज किया जाता है। क्लियर है पॉइंट। फिर है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, अगर हम बात करें, जैसे फॉरेस्ट बेस्ड पेपर बनाना होता है, क्लॉथ बनाना होता है, तो आपको पता है जो ट्रीज हैं उनसे बनाया जाता है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है। फिर इसके बाद एनिमल बेस्ड, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आप देखते हैं भाई दूध होता है, या जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं सारे के सारे एनिमल बेस्ड होते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो वो एनिमल बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, एनिमल्स एज ए रॉ मटेरियल यूज किया था। तो यहाँ पर आपने देखा इनपुट के अकॉर्डिंग 5 टाइप से डिवीजन किया गया है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या होता है। आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स है, एक बेसिक है और एक कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जिसको हम खुद यूज करते हैं, खुद कंज्यूमर यूज करता है। और एक होते हैं बेसिक, जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं करता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो तैयार किया जाता है। जैसे कॉटन से धागा बनाना, अब धागे को यूज किया जाएगा आगे क्लॉथ बनाने में, तो वो बेसिक हो गया। कंज्यूमर में सीधा जो बना दिया आपने, यूज कर लिया। क्लियर है पॉइंट। जैसे एमआरएफ टायर, एमआरएफ टायर जो है गाड़ी में डाला जाएगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट के अकॉर्डिंग 2 टाइप से डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट है ओनरशिप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, कि आपसे पूछेगा क्लासीफाई द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जाए, तो ये 3 टाइप से कैटेगराइज की गई है। 3 टाइप से कौन कौन सी, एक है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है भाई पब्लिक की, सबकी, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। जैसे आपके एरिया में गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा ओनरशिप के अकॉर्डिंग। प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट स्कूल देखते हैं कि उसका स्पेसिफिक ओनर है, उस पर किसी और का हक नहीं है, उसी की रूल रेगुलेशन चलती हैं एज ए प्रॉपर्टी, उसी की एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो गया। ठीक है। फिर एक होता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जब गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट पर्सन दोनों आपस में मिलके उस इंडस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री बोलते हैं। ओनरशिप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हो गया। तो यही आपकी अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर और अच्छे से डिफाइन होने वाली है। क्लियर है पॉइंट। यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, मेन क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैरेक्टराइज किया जा सकता है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो जो एक इंडस्ट्री होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स आपको फिर याद रखने हैं। तो 5 पॉइंट्स कौन से हैं, तो 5 पॉइंट्स हैं। अब आपके जो हैंड्स में जो 5, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हब बाई मेक हैंड की बात करें, तो 5 पॉइंट्स याद रखना बड़ा आसान है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल होती है। जैसे आप देखते हैं आज की डेट में कंप्यूटर से ऑटोमेटिक मशीनें चलती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल होगी। फिर मैकेनाइजेशन होगा। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है उसमें मशीनों का यूज ज्यादा किया जाएगा, ऑटोमेटिक मशीनों का, तो मशीनों का यूज करना मैकेनाइजेशन कहलाता है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मतलब उनमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ता जा रहा है। पहले एक मशीन जो है प्रोडक्शन 100 कर रही थी, फिर उसमें क्वालिटी जनरेट कर दी गई, फिर वो 200 कर रही है उसी टाइम टेन्योर में। ठीक है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है भाई, सेल का कोई और काम कर रहा है, प्रोडक्शन का कोई और काम कर रहा है, लेबर का कोई और काम कर रहा है, रॉ मटेरियल के लिए कोई और काम कर रहा है, तो एक स्ट्रक्चर होता है उसकी, मतलब प्रमोशन कौन करेगा, प्रोडक्ट को बेचेगा कौन, ऐसे पूरी टीम काम करती है। जब एक हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, काम बांटे होते हैं लोगों को अलग अलग। ठीक है। नेक्स्ट है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री हर जगह लग सकती है। इंडस्ट्री डिपेंड करती है कि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है या वहां लेबर अवेलेबल है। तो काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, ये
5 पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। क्लियर है पॉइंट? इसको एक एक को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स की हम जब बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल नहीं, कॉटेज नहीं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स होती है। In industries, one task is done repeatedly that gives specialization of doing that task. This involves high cost of manufacturing. On the other hand, mass production involves production of large quantity of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly. तो भाई इसमें जो स्किल होती है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल होती है, जो लोग काम करते हैं, जो मशीनें काम कर रही हैं, बड़ी हाई क्वालिटी में हाई प्रोडक्शन के साथ काम करती हैं। क्लियर पॉइंट? लार्ज स्केल के अंदर। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन का मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मशीनें ही वो प्रोडक्शन करती है जो पहले बाई हैंड होता था, बाई हैंडमेड अगर हम बात करें। तो मैकेनाइजेशन, द इंडस्ट्री यूज ऑटोमेटेड प्रोसेस और मशीन्स विच डज द मेजर प्रोडक्शन। ह्यूमन थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दी मैकेनाइजेशन। तो ह्यूमन थिंकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मशीनें जो होती है ऑटोमेटिक चल जाती हैं, एक बार कमांड दी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो मशीनें, जहां पर पहले कोई मशीन होती, मैनुअल मशीन होती थी, उस पर 10 लोग काम करते थे, लेकिन फिर मशीनों में जो क्या इनोवेशन आती चली गई, न्यू मशीन्स को जो यूज किया गया तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, तो अब वहां लेबर की जरूरत नहीं है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंटिन्यू चल ही रही हैं। जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वहां पर न्यू मशीनें आती जा रही हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कांस्टेंट इनोवेशन इज डन टू एलिमिनेट वेस्ट, टू एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल और कॉम्बैट पोल्यूशन एंड ब्रिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को लेकर आने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं गाड़ियों में प्रोडक्शन में भी आप देखते हैं, पहले जो गाड़ियां बनती थी, जो इंजन बनते थे उनके, उनकी क्वालिटी देखो और आपकी क्वालिटी देखो, या कोई भी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, घर में कितने सारे प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो पहले वो प्रोडक्ट कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आता जा रहा है। आप लैपटॉप को देख लो, तो पहले लैपटॉप किस तरीके से यूज होता था, कितना वेट होता था उसके अंदर, अब वो नैनो टेक्नोलॉजी आती चली गई। घर में जो टीवी होता था कितना बड़ा होता था, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ते जा रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर। ये चीजें आती जाती हैं, तो वो एक प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे करती है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को जनरेट करती है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अगर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहां पर मान लो कोई एग्जीक्यूटिव है, उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, फिर और आगे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम बांटे हुए एक स्ट्रक्चर बना दिखाई देगा। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, वास्ट कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई जो डिवीजन ऑफ लेबर है या एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसीज देखने को मिलती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, वो देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशंस के अंदर। तो ऐसा देखने को मिलेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। क्लियर पॉइंट? भाई स्मॉल स्केल में तो देखने को मिलेगा नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री में कौन है, एक ही बंदा घर पे काम करने वाला बेचारा, वही मैनेजर है, वही प्रोड्यूसर है, वही सेल्स पर्सन है, ठीक है, वही प्रमोटर है। लेकिन इंडस्ट्री लार्ज स्केल में ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में या किसी कंट्री में या इंडिया की अगर बात करें, तो हर जगह इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह इंडस्ट्री नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि उसका एक ज्योग्राफिकल कंडीशन भी मैटर करती है कि वहां पर इंडस्ट्री होंगी या नहीं होंगी। क्लियर पॉइंट? द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन रीजन दैट आर रिच इन मिनरल एंड अदर रिसोर्सेज। जहां पर काफी सारे जो मिनरल्स होते हैं, अदर रिसोर्स होंगे, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां लगाई जाएंगी। दीज एरियाज कवर्स लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो जो इंडस्ट्री है वो लगभग पूरे वर्ल्ड के 10% एरिया को ही कवर करती हैं, बाकी 90% एरिया पे आपको इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। These regions have become the major center of economic and political powers. तो these regions have become, जहां पर इंडस्ट्रियां लग जाती हैं तो वो एरिया एक मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमी बन जाता है और एक पॉलिटिकल पावर का एक एरिया बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लोकेशन, हाउ टू मेजर ए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज द रीजन। ओके, तो इंडस्ट्री की लोकेशन के रीजन क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट ए पार्टिकुलर प्लेस,
इज गवर्न बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। काफी सारे ज्योग्राफिकल और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री की लोकेशन डिटरमाइन होती है। इंडस्ट्री मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इंडस्ट्री क्या होती है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, तो रिड्यूसिंग कॉस्ट इसका काम होता है। Thus, industries should be located at points where the production cost are minimum। तो जो इंडस्ट्री वहां लगाई जाएगी, आपको पता भाई रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल सस्ता लेना है और फिनिश गुड महंगी बेचनी है, तो बीच में प्रॉफिट पे काम करना है। तो जहां हमें प्रोडक्ट को लेके आने में और बनाने में जो प्रोसेस है, इनपुट कॉस्ट कम लगेगी, वहीं इंडस्ट्री हम लगाना अच्छा समझेंगे। तो द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर्टिकुलर प्लेसेस। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें इंडस्ट्री की लोकेशन को क्लासिफाई करते हैं, कौन से रीजन है जिनकी वजह से हम इंडस्ट्री वहां लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में एक्सेस टू मार्केट। इंडस्ट्रियां वहां लगाई जाती हैं जहां मार्केट में सामान बेचना आसान है, नजदीक है। एक्सेस टू मार्केट, मार्केट आपके नजदीक है। क्लियर है पॉइंट? Area that provides large market for finished industrial goods like development area of Europe, America, Japan, Australia, South Asia have huge concentration of industries। तो आप देखोगे यूरोप जैसे कंट्रीज है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपको काफी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी क्योंकि वहां पर जो मार्केट अवेलेबल है वहां प्रोडक्ट बेचा भी जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सेस टू मार्केट जहां होगा वहां इंडस्ट्री लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, एंड हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं फैक्ट्री के अंदर काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अब जहां इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वहां पर मान लो डैम बना हुआ है, हाइड्रोलॉजिकल है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी है पोटेंशियल, या विंड एनर्जी है, उसको यूज करके हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जहां पर हमें ये रिसोर्स अवेलेबल होंगे वहां पर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। इंडस्ट्रीज यूजिंग मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू दिस सोर्सेज। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वहां देखने को मिलेगी जहां आपको ये रिसोर्स अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। अब एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है आपको, कौन सा रॉ मटेरियल्स है, तो वो रॉ मटेरियल निकाल के आप यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर उसको पहुंचाते हैं। तो एक पूरी प्रोसेस होती है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन चीप बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल्स ओरेज लाइक स्टील sugar based close to source raw materials। Similarly, processing of dairy products, पेरिसेबल फूड्स एंड एग्रो बेस्ड आर डन नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप देखते हैं जैसे डेयरी फार्म होता है, डेयरी फार्मिंग गांव के अंदर लगाया जाता है क्योंकि वहां पर पशुओं के चरने के लिए भी जो है चारा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपको अवेलेबल कहाँ हो रहा है। तो जहाँ कोयले स्टील इंडस्ट्री कहाँ होगी, जहाँ पर आयरन माइन होंगी वहां पर स्टील इंडस्ट्री को लगाया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू लेबर सप्लाई, या नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई फोर्थ पॉइंट है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अगर आपको लेबर अवेलेबल हो रही है, सस्ती लेबर अवेलेबल हो रही है, तो वहाँ इंडस्ट्री लगा दी जाएगी। इंडस्ट्री आर लोकेटेड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर। तो स्किल लेबर जहां देखने को मिलेगी। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल लेबर। तो आज भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हैं जिनको स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, आप सोच के देखो जब कोई नई सड़क बन जाती है, कोई ब्रॉड रोड बना दिया जाता है, तो वहां पर फैक्ट्रियां आना शुरू हो जाती हैं, जमीन बिकना शुरू हो जाती है। क्यों? उसको पता कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से आसान होगा। जिस एरिया में सड़कें नहीं बनी हुई हैं तो वहां फैक्ट्रियां बहुत देर से आती हैं। कारण क्या है? यही एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन प्लेसेस दैट हैव एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी अच्छे से होती है, आप देखते हैं मैक्सिमम जो बैंक सर्विस लगा लो या और सर्विस, आप देखते हैं काफी सारी शहरों में ज्यादा होती है, गाँव में कम होती है। कारण क्या है? वही ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी शहर के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, तो इंडस्ट्रीज मैक्सिमम नियर अर्बन एरिया के ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में जो 6 पॉइंट है हमारा, वो है एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमी होना चाहिए उस आपके पास, जो आप इंडस्ट्री देख रहे हैं। एक जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो छोटी इंडस्ट्री हैं उन अपने आप जन्म दे देती हैं। तो छोटी इंडस्ट्री जो होती है बड़ी इंडस्ट्री के नजदीक होने के काफी फायदे होते हैं। जैसे एग्लोमेरेशन इकोनॉमी refers to the benefits derived from the linkage that exist between different industries. The small industry or
Ancillary units like to operate near leader industry to benefit from nearness to big और basic industries। तो हम देखते हैं जब मान लो कोई टायर बनाने वाली गाड़ी है, सीट बनाने वाली, मतलब कोई फैक्ट्री है जो सीट्स बनाती है या टायर बनाती है या फिर अदर स्पेयर पार्ट बनाती है, या जो आप देखते हैं गाड़ी के अंदर जो शीशा यूज होता है, जो ग्लास यूज होता है, तो वो ग्लास बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनियां जो एंसिलरी यूनिट्स या एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं उनको, तो उनका सामान कहाँ बिकेगा, जहां पर जो गाड़ी बनाने की फैक्ट्री होगी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेस टू एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे मान लो कहीं पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आसपास आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाली जो मशीनें हैं उनके स्पेयर पार्ट भी आसानी से मिलेगा आपको, वहां पर अवेलेबल होगा। उससे रिलेटेड अगर कोई कमी आ जाती है, फोरमैन चाहिए तो फोरमैन अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देखते हैं अगर आपके पास काफी सारी इंडस्ट्रियां हैं तो छोटी इंडस्ट्री अपने आप ग्रो हो जाती है, उनको काफी हेल्प मिलती है। तो एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियां वहां लगेंगी जहां उसे इन चीजों को देखते हुए कॉस्ट कम लगने के चांस होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री उठा के रूरल एरिया में 200 किलोमीटर दूर रख दें, तो अब वहां पे मान लो लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी फोरमैन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मान लो को कभी कोई कुछ जो मशीन है, मशीन चलते चलते कुछ उसमें नुकसान हो गया, अब उसे रिपेयर करना है तो मिस्त्री कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपकी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्रियल हब के नजदीक है, क्लियर है, तो वहां आपको सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। तो एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमीज की अगर बात करें तो एक हब होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो लास्ट पॉइंट है जो गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि आपके एरिया में फैक्ट्रियां लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, क्योंकि परमिशन तो ओवरऑल कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, फॉरेन के साथ बायलैटरल टॉक कैसी चल रही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी for the balanced economy development, government promote various region by setting up industry in a particular link between industrial areas। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट सेकेंडरी सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कितना सेकेंडरी सेक्टर को बूमिंग कराना चाहती है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको बैंकिंग के थ्रू सर्विस अच्छी मिल रही है, लोन सस्ते मिल रहे हैं, तो आप फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर देते हैं, पेमेंट्स के मोड अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे आजकल देख रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया देख रहे हैं आप, ताकि भाई इंडस्ट्री लगाएं लोग, ठीक है ना। तो MSME देख रहे हैं आप। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू साइज जब हमने देखा था तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो था अकॉर्डिंग टू साइज। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारी कंपनी के अंदर कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। तो साइज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो आती है हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री। क्लियर है पॉइंट। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Artisans use local raw material, simple tools and production is done with the help of family member। तो आपसे एमसीक्यूज बनेंगे विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, या जो सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं कौन सी इंडस्ट्री में, वो किए जाते हैं हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। क्लियर पॉइंट। प्रोडक्शन इज डन फॉर लोकल कंजप्शन एंड लोकल मार्केट्स। तो लोकल मार्केट और लोकल कंजप्शन किया जाता है। देयर इज नॉट मच कैपिटल नीडेड। फॉर एग्जाम्पल मैट बनाते हैं हम, जैसे बास्केट्स बनाते हैं, पोटरी बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, आर्ट्स फैक्ट्स या क्राफ्ट्स बनाते हैं, तो आप देखते हैं जब हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनके लिए हमें ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कौन सी इंडस्ट्री में मैक्सिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप कहेंगे हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री में मैक्सिमम ना तो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ना पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ना किसी स्पेसिफिक टूल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है पॉइंट। ओनली फैमिली मेंबर्स कंट्रोल कर लेते हैं। आप भी अपने घर में देखते हैं कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे जरूर ना जरूर। तो आप देख सकते हैं सर्दियों में बच्चों के स्वेटर बनाए जा रहे हैं, वो भी क्या एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग ही है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, ये कोटेज से थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एम्प्लॉय सेमी स्किल्ड जो किस में यूज होते हैं, सेमी स्किल मतलब आप सेमी में एस स्किल एस, तो स्मॉल एस। क्लियर रहेगा पॉइंट, ऐसे ऐसे से याद रख लेंगे। Labor operate by power driven machines, use local raw materials and manufacture products in workshop. It provides employment and raises local purchasing power. It provides employment। तो जो लार्ज स्केल के से कम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं
एंड रेजिज लोकल परचेजिंग पावर। इम्प्लीमेंट जैसे मान लो इसने, यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में, अब कहीं नहीं मतलब कोई के टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल कंपनी ने मान लो 50 वर्कर को रखा हुआ है, तो उन 50 वर्कर की जेब में क्या आएगा, सैलरी आएगी उस एरिया में। तो उन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो सामान खरीदने जाएंगे मार्केट में। तो परचेजिंग पावर कौन राइज करता है, तो जो प्रोवाइड करता है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग पावर भी प्रोवाइड कराती है उस एरिया के लोगों की। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाने के फायदे ये होते हैं कि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सोच के देखो, अगर आपके एरिया में कोई फैक्ट्री लग जाए और जो लोग अभी तक कोई काम नहीं कर रहे उनको काम करने के लिए ऑप्शन मिल जाए वहाँ, तो उनकी जेब में उनकी सैलरी आएगी, वो बेचारे कुछ सामान खरीदने लायक बन जाएंगे। तो लार्ज स्केल में तो ऑटोमेटिक मशीनें आ जाएंगी, 100 लोगों का काम अकेली मशीन कर देगी। लेकिन स्मॉल स्केल में क्या है, वो मशीनें हाई क्वालिटी मशीनें नहीं आएंगी, यहाँ पर मैनुअल काम होंगे, तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। कॉटेज में तो आप अकेले काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल में कुछ लोगों को इकट्ठा करके आप काम करवा रहे हो, और लार्ज स्केल में ये जो है मशीनें आ रही हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज की अगर बात करें, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती क्या है? Here, mass production takes place, involves large markets, many raw materials, huge energy requirements, specialized workers, advanced technology and large capitals। तो भाई यहाँ पर तो आप बात करेंगे तो थर्ड स्टेज हो गई, जहाँ पर इंडस्ट्री ऑटोमेटिक दिख रहे हैं, यहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, लेबर जो काम कम नहीं कर रही, काम लेबर तो है ही नहीं, ऑटोमेटिक मशीनें ही अपने आप को काम कर रही हैं जो पहले लेबर काम कर रही थी। इन्वॉल्व लार्ज मार्केट्स, मैनी रॉ मटेरियल्स, ह्यूज एनर्जी यूज की जाएगी इसके अंदर, आप देख रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड वर्कर होंगे यहाँ पे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, लार्ज कैपिटल यूज की जाएगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री और एक है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो टू डिवीजन किए गए इस इंडस्ट्री के। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब आता है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू साइज डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड है इनपुट के अकॉर्डिंग, हम अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इनपुट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है। सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड। ठीक है, तो अभी इनको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। This involves the processing of raw materials from the fields and farms into finished products like sugar, fruit, juice, beverage, oils and textiles, cotton, jute, silk, रबड़। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही बनाए जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिलेगा तो ये प्रोडक्ट आप बनाओगे, जैसे जूट होता है, कॉटन होता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके। अब इसी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है फूड प्रोसेसिंग। This is part of agro-based industry and includes process like canning, producing cream, fruits processing, confectionery, drying, fermenting and pickling। तो जैसे ही फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जब आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट आप एज ए फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। आपके खाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो मैक्सिमम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। तो एक पॉइंट बनता है फूड प्रोसेसिंग, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। फिर होते हैं एक एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस क्या होता है? This is commercial farming on an industrial scale. The farm are mechanized, very large and highly structured like tea plantation and tea factories near the plantations। तो एग्रो बिजनेस, अगर हम बात करें एग्रो इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें, एक होती है फूड प्रोसेसिंग, जो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको काम करना शुरू करते हैं, और एक होता है एग्री बेस्ड, एग्री बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम या लार्जेस्ट क्वांटिटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टी प्लांटेशंस की अगर बात करें। ठीक है, या फिर जो टी फैक्ट्रीज हैं, या हाईली अगर हम बात करें रबर्स एरिया की अगर बात करें, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती कौन सी है? These are industries that use mineral as raw materials such as ferrous like iron, steel and non-ferrous like aluminium, copper etc। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जहां पर स्टील को, आयरन एंड स्टील को यूज किया जाता है, फेरस एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, कॉपर को यूज किया जाता है। मिनरल बेस्ड नॉन मेटालिक इंडस्ट्री आर दी सीमेंट। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है मिनरल बेस्ड होती है, लेकिन वो क्या होती है, नॉन मेटालिक होती है। नॉन मेटालिकल जो जैसे सीमेंट या पोट्री इंडस्ट्री हो गई, ये आती हैं आपकी
जो इंडस्ट्री आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती है। क्लियर पॉइंट। थर्ड है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? These industry use natural chemical mineral like salt, sulfur, potash, mineral oil in petrochemical industry and chemical obtained from wood and coal. Synthetic fiber and plastics are other example of chemical based industry. तो ये synthetic fiber जो बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं और या ये सारी की सारी क्या है? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री industry that use forest products such as timber, wood, bamboo, grass, slake, etc. come under the forest industry. तो जब हम वुड्स की बात करते हैं, टिम्बर की बात करते हैं, तो ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री दैट यूज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज लेदर, लेदर जो हम जूते, लेदर की बेल्ट, ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से? एनिमल से मिले हमें। वुलन, जो वुलन कपड़े पहनते हैं, किससे मिले? एनिमल से। वुलन टेक्सटाइल, आइवरी जो ग्रुप्ड अंडर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं, तो इसलिए एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या क्लासीफाई किया गया है इंडस्ट्री को। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक आता है बेसिक, सॉरी एक आता है बेसिक और एक आता है कंज्यूमर गुड्स। बेसिक इंडस्ट्री होती क्या है? बेसिक इंडस्ट्री दीज आर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील। तो बेसिक इंडस्ट्री वो होती हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो होती हैं दीज आर इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस व्हाट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्टली सच एज टी, बिस्किट, टॉयल, जो टॉयलेटरीज एटसेट्रा। तो ये जो चीजें होती हैं आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट जो हम फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती क्या है? टू टाइप से बनाती है। वो होती है जो अगली, जैसे बैरिंग है, बैरिंग जो बनाए जाते हैं गाड़ियों में यूज होते हैं, तो अगली कंपनियों के लिए, गाड़ियों के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए प्रयोग होते हैं। कंज्यूमर के लिए जो हम डायरेक्ट उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये ओनरशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो थ्री टाइप्स से देखना है हमने। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें, दिस इंडस्ट्री रेफर्स इंडस्ट्री दैट आर ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के थ्रू जब ये मैनेज की जाती है या गवर्न की जाती है इन इंडिया, इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। और इंडिया के अंदर इसे पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी है ऑल स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, जो सामाजिक देश होते हैं, जो सामाजिक अर्थशास्त्र होती है, वहां पर उन कंट्रीज के अंदर पब्लिक सेक्टर्स इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे चाइना जैसा कंट्रीज है तो वहाँ पर आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। दिस रेफर्स टू इंडस्ट्री दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जब एक प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल के थ्रू से गवर्न किया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो मैनेज बाय देम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैव मोस्टली प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियां वहां ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर जिन कंट्रीज के पास कैपिटल खूब होती है, खूब सारा पैसा होता है, तो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां अकेला एक व्यक्ति लगा लेता है। तो वहां पर प्राइवेट्स जो आपको हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, ये आपको प्राइवेट ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये उन कंट्रीज में होता है जिनके पास कैपिटल होता है, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री है, खूब सारा पैसा है, तो वहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा। बात आती है अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री दैट आर jointly owned and managed by joint stock companies or established by private and government sector. Private and government sectors आर कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अगर कोई काम अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं तो ये इंडस्ट्री होती है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में आपको ये तीनों इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके पास, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट भी है, और कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, वो आपके ज्वाइंट सेक्टर जो किसी संस्था के या किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स में है। तो इस तरीके से थ्री कैटेगरीशन हो गया ओनरशिप के अकॉर्डिंग। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया गया, सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी। तो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जो गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, बाय ओन्ड गवर्नमेंट, और जितना भी जो रूल रेगुलेशन होती है गवर्नमेंट करती है। जैसे हम बात करेंगे एसबीआई बैंक की, तो एक पब्लिक सेक्टर
कह सकते हैं एसबीआई को, क्योंकि वो गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो मालिक होता है वो प्राइवेट कंपनी होती है, कोई इंडिविजुअल होता है, कोई फर्म होती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी, जैसे एक्सिस बैंक है तो ये एक प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। ज्वाइंट सेक्टर वो होता है, ज्वाइंट सेक्टर में जब आप देखते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट या इंडिविजुअल आपस में मिलकर कोई एक संस्था बनाते हैं, कोई चलाते हैं किसी भी तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री और पब्लिक इंडस्ट्री में पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है जिसमें आपने देखा होगा लिमिटेड, वर्ड सुना होगा आपने कई बार, तो एलटीडी जो लिमिटेड संस्थाएं होती हैं, एलटीडी लिमिटेड, वो क्या होती हैं, ज्वाइंट सेक्टर्स होती हैं। प्राइवेट्स में आप देखते हैं किसी एक स्पेशल बंदे की ओनरशिप होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है, लास्ट स्लाइड है आपकी, फुट लूज इंडस्ट्री होती है क्या भाई। फुट लूज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फुट लूज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। These industry do not depend on any specific raw material, so they can be located any place। अब तक जो हमने डिस्कस किया इस चैप्टर उसमें आपने देखा इंडस्ट्री के लिए लोकेशन कैसे होती है, क्या कुछ चाहिए होता है। लूज जो फुट लूज इंडस्ट्री होती है इसके लिए कोई भी पॉइंट की जरूरत नहीं होती, ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना स्किल लेबर चाहिए, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये क्या होता है, ये कहीं पे भी बनाई जा सकती हैं। फुट लूज इंडस्ट्रीज होती क्या है, लोकेटेड एनी प्लेस। दे largely depend on components, parts, employ small labor force, and produce in small quantity. They produce in small quantity and also employ a small labor force. These are generally not polluting industry. The important factor is their location, is accessibility by road network, Some prominent example of the food lodge industry like are watchmaking, diamond cutting, precise electronics, etc. तो आप देखते हैं इन इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना कोई ये इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाती है। जैसे आप देखते हैं एक जो वॉच मेकिंग जो कंपनी होती है, अब उसके इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। या कोई कोबलर है तो बेचारा वो जूते का काम कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, तो एक ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसके लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल फ्रॉम माय साइड द स्लाइड फर्स्ट। हाँ जी, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए इस चैप्टर्स के अंदर। जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस किया है, और मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो क्लासिफिकेशन हुआ है, साइज, इनपुट, आउटपुट और ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है। जो साइज के अकॉर्डिंग होती है वो कोटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। इनपुट के अकॉर्डिंग होती है एग्रो, मिनरल, केमिकल, फॉरेस्ट, एनिमल होती है। और अगर आउटपुट की बात करें तो बेसिक कंज्यूमर की, और ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट सेक्टर होती है। तो ये था आपके इस वीडियोस के अंदर। Thanks for watching us. Have a nice day.